स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज का सेशन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएनए का सारगाफ रूल, चारगाफ रूल आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले दो तीन क्वेश्चन पूछ लें। एक क्वेश्चन ये बताना है बेटा कि डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के एक टर्न, एक पिच, बताओ फटाफट। एक पिच का डिस्टेंस कितना होता है? एक पिच का डिस्टेंस कितना होता है? एक पिच का डिस्टेंस कितना होता है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड, दो क्षारक युग्म के बीच की दूरी, दो क्षारक युग्म के बीच की दूरी, दो क्षारक युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बीच की दूरी क्या है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास में एक पॉइंट आता है कि डीएनए के दो क्षारक युग्म के बीच की दूरी कितनी थी। हमने बताया था 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग और ये होता है 3.4 नैनोमीटर के आसपास। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और उसका टोटल डिस्टेंस होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग और जिसे हम लिखते हैं 3.4 नैनोमीटर। और ये बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। ये बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। सब लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने ये जो चीजें पढ़ी थी वो सारी बातें हमको एकदम याद है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं पर कोई द्वेष नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। ये सब चीज हमें पता होना चाहिए। चौड़ाई कितनी होती है बेटा? बताओ चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई हमने बताया था 20 आर्मस्ट्रॉन्ग और 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 2 नैनोमीटर। ये इसकी चौड़ाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। इसके अलावा आप हमेशा और याद रखना बेटा कि डीएनए अम्लीय होता है। और आपको बताना है कि डीएनए अम्लीय क्यों होता है। बताओ क्यों होता है डीएनए अम्लीय? डीएनए अम्लीय क्यों होता है? डीएनए के अम्लीय कैसा होता है? और उसके अलावा याद रखना हमारा जो डीएनए है बेटा वो बी डीएनए है और यह दक्षिणावर्त घूमता है। कैसा घूमता है? दक्षिणावर्त का मतलब होता है भाई कि ये जो है राइट हैंडेड कॉइल्ड है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। दक्षिणावर्त घूमता है और ये याद रखना दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट हैंडेड कॉइल घूमता रहता है, ऐसा 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 घूमता रहता है। तो अम्लीय होता है फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से, फॉस्फेट अम्ल की वजह से, अम्ल के कारण। तो अगर ये 5 प्रश्न आपसे बनते हैं तो आपने मेरी पुरानी क्लास देखी है, और अगर आपसे ये 5 प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप जाइए मेरी पुरानी क्लासेस के पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। आपसे ये 5 प्रश्न बनने लग जाएंगे कि डीएनए की पिच की डिस्टेंस कितना होता है, दो क्षारक युग्म के बीच की दूरी कितनी है, चौड़ाई कितना है, डीएनए अम्लीय क्यों होता है, बी डीएनए दक्षिणावर्त घूमता है। और ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पढ़ने वाली है। गॉट इट? गॉट इट। अब आते हैं बेटा डीएनए को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल था चारगाफ साहब का, इरविन चारगाफ का नियम। तो इरविन चारगाफ के नियम के ऊपर नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेरे साथ में यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें लिखना क्या है। यहां पर एक सीधा सा नियम बनता है बेटा, प्यूरीन ऑलवेज इक्वल्स टू पायरिमिडीन, ऑलवेज इक्वल्स टू पायरिमिडीन। अब ये कौन सा नियम आ गया जी? प्यूरीन ऑलवेज इक्वल्स टू पायरिमिडीन। तो याद रखना है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होगा, दोहरा कुंडलन मॉडल होगा, द्विरज्जुकी, इसके बारे में कहा जाएगा कि द्विरज्जुकी मॉडल है। जो दो रज्जुकी मॉडल होगा तो दो रज्जुकी मॉडल में पायरिमिडीन इज इक्वल्स टू प्यूरिन। प्यूरिन में कौन कौन आता है बेटा? एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थायमिन। अब ये तो गजब हो गया बॉस, ऐसा पॉसिबल है क्या? एडेनिन प्लस ग्वानोसिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थायमिन पॉसिबल है क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल्स टू 1। ये है सारगाफ का रूल, ठीक है। सारगाफ का रूल हमेशा द्विरज्जुकी मॉडल पे काम करता है। यह बात याद रखना, ये एक रज्जुकी मॉडल पे काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होंगे। यहां एडेनिन होगा तो थायमिन होगा, साइटोसिन होगा तो ग्वानोसिन होगा, ग्वानोसिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन, एडेनिन है तो थायमिन। तो सारगाफ साहब ने कहा कि अगर मैं डीएनए देख रहा हूं तो मुझे अगर एडेनिन की संख्या पता चल जाए तो थायमिन पता चल जाएगा,
और अगर मुझे साइटोसिन की संख्या पता चल जाए तो ग्वानोसिन पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से जितना एडेनिन है उतना थायमिन है और जितना साइटोसिन है उतना ग्वानोसिन है। ठीक है, तो एडेनिन अगर मान लेते हैं, एडेनिन हमेशा, इन्होंने एक बात और कही कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है, बराबर, और एक बात और कही कि साइटोसिन हमेशा ग्वानोसिन के बराबर होता है। तो इन सब की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे और आज इरविन चारगाफ के रूल के ऊपर सवाल बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इतनी बात समझ में आई सभी को? इतनी बात सभी को समझ में आई? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों से, अनसब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए सवाल बनाते हैं, इस स्मार्ट शख्सियत के थोड़ी सी कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं कि चारगाफ साल ने कहा क्या था साहब ने। अब यहां पर प्रश्न है आपके सामने, जवाब बताना। अगर मैंने कहा कि इफ एडेनिन की संख्या, एडेनिन जो होता है वह 20% है, 20 नहीं 30% कर लो, एडेनिन 30% है, तो आप हमें बताइए, तो आप हमें बताइए बताइए कि ग्वानोसिन का प्रतिशत कितना होगा। ग्वानोसिन का प्रतिशत एक द्विरज्जुकी डीएनए में कितना होगा? सारे बच्चे लिखेंगे। आप जानते हो बायोलॉजी में वैसे भी न्यूमेरिकल बहुत कम आता है और ये वो फेवरेट टॉपिक है। द्विरज्जुकी में कितना होगा? द्विरज्जुकी डीएनए में कितना होगा? डीएनए में कितना होगा? अरे बनाओ यार, सवाल बनाओ फटाफट। कितना होगा? कितना होगा बताइए, कितना होगा? अरे कुछ कहा आप लोगों ने? क्या कुछ कहा? तो यहां से ऐसा सवाल निकलता है कि अगर एडेनिन 30% है तो थायमिन पक्का है कि थायमिन भी कितना होगा? 30%। एडेनिन और थायमिन भी 30% होगा। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि भैया अगर एडेनिन और थायमिन 30% है तो कुल मिला के होता है 100%। तो 100 माइनस हो गया 30 60, तो बचा कौन? साइटोसिन और ग्वानोसिन बचा। साइटोसिन और ग्वानोसिन जो है बचा। तो 100 में से 60 को अगर माइनस कर दिए तो बचा कितना? 40। 40 में साइटोसिन और ग्वानोसिन दोनों हैं और दोनों की संख्या बराबर होती है। तो 20% हो गया भैया साइटोसिन और ग्वानोसिन भी हो गया 20%। क्या मेरी बात समझ में आई? 20%। बहुत बढ़िया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो आप बताना, एडेनिन प्लस ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन प्लस थायमिन। तो एडेनिन है बेटा 30, ग्वानोसिन है 20, साइटोसिन है 20 और थायमिन है 30। कुल मिलाकर ये हो गया 50 बराबर 50। और अगर 50 बराबर 50 डिवाइड बाय 50 कर दें तो आंसर आ गया 1। चारगाफ का नियम सही हुआ कि नहीं? अरे चारगाफ का नियम सही हुआ कि नहीं हुआ? कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, कैलकुलेशन ऐसे ही होता है। यही है कैलकुलेशन का तरीका कि चारगाफ के रूल को आप ऐसे निकालोगे। और ये सबसे शॉर्टकट मेथड बताया मैंने। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कोई भी बड़ी बात नहीं लगानी है। सिंपल सा नियम है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर, साइटोसिन हमेशा ग्वानोसिन के बराबर। अगर एडेनिन पता है तो थायमिन पता चल जाएगा, दोनों आधा भाग होंगे। बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो साइटोसिन और ग्वानोसिन है, डिवाइड बाय हाफ कर देना। ठीक है, डिवाइड हाफ कर दोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। अरे कहती है पब्लिक, बात समझ में आई हां या ना? एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है। यह बात हमेशा याद रखना कि यह सिर्फ द्विरज्जुकी में ही काम करेगा। अगर डीएनए एक रज्जुक है, अगर डीएनए एक रज्जुक है तो काम नहीं करेगा। एक और प्रश्न बनवाते हैं कि ठीक है भाई, अगर मान लेते हैं 2000 कुल न्यूक्लियोटाइड है, कुल न्यूक्लियोटाइड है। अब परसेंटेज की जगह नया सवाल आ गया। कुल न्यूक्लियोटाइड अगर मान लेते हैं 2000 है और इनमें से साइटोसिन की संख्या, साइटोसिन जो होता है 300 है, साइटोसिन है 300 है, तो सभी न्यूक्लियोटाइड, तो सभी न्यूक्लियोटाइड जो बाकी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड की मात्रा बताइए, की संख्या कितनी होगी?
संख्या कितनी होगी, सवाल आपके सामने है, कितनी होगी। और अगेन एक बात बता रहा हूं कि ये जो होता है एक द्विरज्जुकी डीएनए की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक द्विरज्जुकी डीएनए में, एक द्विरज्जुकी डीएनए में। फटाफट फटाफट आंसर चाहिए। अब की बारी हम नहीं बताने वाले, अब की बारी हम नहीं बताने वाले। आप मुझे आंसर फटाफट बताओ कि 2000 न्यूक्लियोटाइड हैं कुल, साइटोसिन 300 है, तो सभी न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी, बाकी जो बचे हुए हैं द्विरज्जुकी। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है मेरे भाई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है मेरे भाई। जल्दी जल्दी बताइए। ऐसे आंसर बहुत बेहतरीन आते हैं, बहुत बेहतरीन आते हैं आंसर ऐसे प्रश्नों पे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। वीडियो लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, एंड बाकी सारी चीजें सब कुछ करना बार बार बताना पड़ेगा क्या। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ पहुंचा दो, फटाफट कह दो हां जी ये बात समझ में आ रही है, और जल्दी जल्दी बताओ। तो भैया अगर साइटोसिन की संख्या 300, तो पक्की बात ग्वानोसिन की संख्या भी 300, ठीक बात। अब कुल मिलाकर कुल कितना है, तो कुल है बेटा 2000, तो 2000 माइनस कर देना ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन, और इज इक्वल्स टू होता है एडेनिन प्लस थायमिन। तो 2000 में माइनस कर दिया हमने यहां पर 600, और बचा एडेनिन प्लस थायमिन। 2000 में से 600 माइनस कर गए, बच गया 1400। एडेनिन प्लस थायमिन दोनों मिलाकर 1400 बनते हैं, तो एडेनिन का आधा 700 हो गया, और यहां पर हो गया थायमिन का भी आधा हो गया 700। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद कोई भी बच्चा सारगाफ के रूल या चारगाफ का रूल जिसे हिंदी में कहते हैं, इस पे कौनो गलती नहीं करेगा। क्या बात करते हो, सही बात है। 7000 नहीं भैया 700, अलग ही मसला चल रहा है यहां। 7000 समझ रहे हो बंधु, हो जाएगा, हो जाएगा ना, ऐसे निकाल लेंगे अपने हिसाब से। अब एक बार और बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं। आप बताइए यदि साइटोसिन, साइटोसिन मान लेते हैं 300 है, तथा दूसरी बात हो गई कि गुआनोसिन जो है, गुआनिन जो है, गुआनिन जो है 200 है, 200 न्यूक्लियोटाइड है, तो यह किस प्रकार का डीएनए है, यह किस प्रकार का डीएनए है, बताओ 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 मुझे, किस प्रकार का डीएनए होता है, किस प्रकार का डीएनए है बताओ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर साइटोसिन 300 है और ग्वानोसिन जो है मान लेते हैं 200 दिया हुआ है, तो यह किस प्रकार का डीएनए, अगर दोनों की संख्या बराबर नहीं है। मैं कहां लिखा हूं 7000, अच्छा 7000 लिख दिया क्या, ठीक है सॉरी, 700 यार 700, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सॉरी, चलो 700 700, क्षमा चाहते हैं, एक गलती गुरुजी के लिए माफ होती है, ठीक है। हाँ जी बताओ बताओ कैसा डीएनए होगा। हाँ जी चेंज कर दिया भैया गेमिंग बाबू, बताइए कैसा होगा। तो अगर मान लेते हैं साइटोसिन 300 और ग्वानोसिन 200 है, तो ऐसा डीएनए एक रज्जुक होगा, वो बदलता रहता है। आंसर आप लिख दोगे, हाँ जी चलो ठीक बात है, वो है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, कहते हैं एक रज्जुकी, क्या कहते हैं इसको, एक रज्जुकी कहते हैं। गॉट माय पॉइंट, यहां तक किसी भी बंधु को कोनो समस्या नहीं है और ना होनी चाहिए, ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आओ थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, आओ जरा कैलकुलेशन करते हैं बबुआ, आओ जरा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन है तो डीएनए की लंबाई बताओ, तो डीएनए का, मनुष्य के डीएनए का, चलो बताओ मुझे, मनुष्य का डीएनए, मनुष्य एवं ई कोलाई के डीएनए की लंबाई, चलो बताओ, ई कोलाई के डीएनए की लंबाई। देखो मेरा मैथमेटिक बहुत ही तेज नहीं है, लेकिन तुम लोग गलती नहीं करोगे। लंबाई बताइए, कुल डीएनए कितना बड़ा होता है, आइए लंबाई गिनते हैं। यार एक न्यूक्लियोटाइड के बीच का दूरी पता चला ना तुमको, 0.34 नैनोमीटर है कि नहीं, या 3.34 नैनोमीटर है, और टोटल क्षारक युग्म तुमको पता है, तो पूरा डीएनए निकाल लेंगे। तो आपसे सबसे पहले चलो ई कोलाई का निकालते हैं। आओ 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 मेरे बच्चे, ई कोलाई का डीएनए, ई कोलाई का डीएनए की लंबाई निकालें बबुआ, निकालें।
तो ई कोलाई के डीएनए की लंबाई आपको यह बताना है कि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, एक क्षारक युग्म लिखना, एक क्षारक युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है बताओ? एक क्षारक युग्म के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर, या फिर आप इसे कह सकते हो 0.34 10⁻⁹ मीटर। क्या हम सही कह रहे हैं? 10⁻⁹ मीटर। बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या करना है, कुल कितना क्षारक युग्म है जी? कुल क्षारक युग्म कितना है? निकालो, कैलकुलेट करो। तुम बड़े स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छी बात है, निकालो। बड़ा स्ट्रांग आ गया है, बहुत स्ट्रांग हो तो चलो निकालो। कुल क्षारक युग्म कितना था? कुल क्षारक युग्म इसके पास था 4.6 इंटू 10⁶। 4.6 इंटू 10⁶। ये यहां पर इतने डीएनए थे हमारे पास, समझे? इतना था कि नहीं था? इतना था ना। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कुल लंबाई कितनी हो गई? कुल लंबाई कितनी हो गई? तो कुल लंबाई जब आप निकालोगे तो आप निकालोगे 4.6 इंटू 10⁶, और इसका गुणा कर दोगे 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर से। 9 मीटर नहीं करना है तो आप उसे मतलब मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा तुम चाहो। ठीक है, अगर मिलीमीटर में आंसर निकालना है, मीटर में नहीं निकालना है तो मतलब 6 कर देना वहां पर। चलो खैर, बाद में देख लेंगे। तो यहां पर आ गया भाई 6 और 9 कैंसिल हुआ, तो यहां पर बचा -3। ठीक है, अब 4.6 को 0.34 से इंटू करना है। मैथ जिसका मजबूत है फटाफट कैलकुलेट करेगा। तो 4.6 या 46 डायरेक्टली इंटू कर दो 34 के साथ में, तो 6 4 जा कितना होता है? 24 का 4, यहां पर 2 आ गया। 4 4 जा होता है 16, 16 2 हो गया 18, 6 3 जा हो गया 18, 18 आंसर हुआ 1, 4 3 जा होगा 12, 12 हो गया एक 13। तो 13 आंसर आया। यहां पर 4 8 8 6 और 3 1 4, एक हो गया 5, ये हो गया 1564, और टोटल 2 दशमलव इधर और 1 दशमलव इधर, तो ये आंसर आया 1.56। ये आंसर आया 1.56 इंटू 10⁻³ मीटर, और या तो आप कह सकते हो 1.56 मिलीमीटर। तो ये आंसर आ गया बेटा, इतना लंबा डीएनए है। कैलकुलेट कर लिया? ना ही लाए हैं कैलकुलेटर, इतने भी गड्ढा नहीं है, सब तुम ही लोग हो सब। आंसर आया तो या तो किलोमीटर में निकाल लो, या तो मीटर में निकाल लो, या तो मिलीमीटर में निकाल लो। ठीक है, आई बात समझ में? तो कितना आया भैया यहां पर? ये आया 1.56। 1.56 जो होते हैं यहां पर, ये पॉइंट याद रखना, मिलीमीटर इस तरीके से आंसर, और मीटर में 10⁻³ मीटर में आया आंसर। अरे वाह, बात है, क्या बात है, हमसे भी मैथ्स आती है। निकाल लिया ना आखिर। ये ई कोलाई का निकाला है। किसका निकाला है? ई कोलाई का। ठीक है, चलो भैया अब आते हैं ह्यूमन की लंबाई। बताओ ह्यूमन के डीएनए, बताओ मुझे ह्यूमन का डीएनए कितना लंबा है? डीएनए की लंबाई, तो ह्यूमन के डीएनए की लंबाई निकालोगे तो हमारे पास कितना डीएनए होता है जी? 6.6 इंटू 10⁹। 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हमारे पास है। एक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बताया था हमने, 0.34 नैनोमीटर। निकालोगे 10⁻⁹ मीटर। दोनों को इंटू कर दो यार। अब ये कह रहे हैं कि यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है, और ऐसे खंबे 100 गड़े हैं, तो 100 ही किलोमीटर ना हुआ? तो वैसे ही यहां पर पॉइंट बनता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन सही निकाला है मैंने। वीडियो लाइक जरूर होनी चाहिए, एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ये ना करबो तो क्या करबो, करना ही पड़ेगा। अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल दी मैंने, लेकिन बोल दी तो बोल दी, हो गया। तो इसी बात पे लाइक कर दो फटाफट वीडियोस को, एंड शेयर सब्सक्राइब सारी कुछ करनी है।
समझ रहे हो मेरी बात? चलो जनाब, तो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं यार इसका। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन पे आएंगे तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट तो यार +9 -9 कैंसल, +9 -9 इतना तो मेरे गणित वाले टीचर ने बढ़िया पढ़ाया था मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। अब 6.6 इंटू यहां पर कर दो 0.34, आओ इसका भी कैलकुलेशन करवा देते हैं यार। तो 66 इंटू 34 इंटू करेंगे, कितना होता है जी? 6 4 जा कितना होता है? 24, 4 हो गया, आंसर बचा 2, 6 4 जा 24 और 2 हो गया तो भैया 26। अब आ गया 6 3 जा 18 का 8 आइए 1, 6 3 जा 18 और 1 हो गया 19, ये हो गया 4 8 6 कितना हो गया? यहां पर हो गया भाई, यहां पर 14 ना, 4 9 2 11 और 1 हो गया 12। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया ये आंसर और यहां पर हो गया ये, तो 2244 ऐसा करके आंसर आएगा। 2244 आंसर आ रहा है। अब यहां पर दशमलव को अगर आप काउंट करोगे पॉइंट को तो 2 और 3, तो यहां पर आ गया 3 पॉइंट। ठीक है, ऐसा हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया था। ठीक है, अगर गुरुजी देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे कि वाह लल्ला वाह, तुमने एकदम बाजा फाड़ दिया, मजा आ गया कि तुमने कैलकुलेशन बना ली। ठीक है, मजाक नहीं कर रहे, कभी कभी ये भी नहीं बनता हमसे, दिमाग खराब हो जाता है, मैथमेटिक्स ऐसा ऊपर से चला जाता है कभी कभी, मतलब इतनी बेसिक बायोलॉजी है, बड़ी घनी बेइज्जती हो जाती है कभी कभी कि 4 6 जा जो है कुछ और कर देते हैं हम कभी कभी। ठीक है, अच्छा 24 होता है, अच्छा 23 समझे थे हम, तो ऐसा भी हो जाता है। तो तुम्हारे लिए सही किया गया है भाई, यहां पर ये फटाफट लाइक कर देना। ठीक है, तो आंसर आया बेटा 2.244 मीटर। तो 2.224 मीटर अगर तुमको नहीं भी पता है तो 2.24 मीटर तो कहोगे ना भैया, इतना लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए, 2.24 मीटर का डीएनए। 2 मीटर कितना होता है? 1 मीटर वो दर्जी नापता इतना बड़ा होता है, इसका डबल, मेरे दोनों हाथ से बड़ा, इतना बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए एक कोशिका के अंदर। गजब की बात हो गई ये तो। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? तो इसमें एक बड़ा मसला आता है कि यार ये डीएनए पता तो लगा लिया मैंने, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, इतना लंबा डीएनए हो तो नहीं सकता कोशिका के अंदर, और केंद्रक तो बड़ा छोटा सा है, वो भी कोशिका के अंदर नहीं, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर। तो आपको इन चीजों को केंद्रक के अंदर डालना है। तो अब यहां से शुरू होता है बहुत जबरदस्त प्रोसीजर जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब होता है बेटा जी, यहां पर हम करेंगे डीएनए का क्या करेंगे जी? डीएनए की पैकिंग कर देंगे। पैकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्था, पैकिंग। आज तक पैकिंग का हिंदी क्या होता होगा आखिर, सोचो भला। कुंडलन, हालांकि कुंडलन जो है इस पैकिंग नॉट वर्ड है, ठीक है, बट कुंडलन हम बात करेंगे कि आखिर कुंडली होता कैसे। डीएनए को पैकिंग करेंगे, डीएनए को पैक कर देंगे, समझ रहे बात को, है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डीएनए की पैकिंग करेंगे अपन वहां से। अब डीएनए की पैकिंग वहां से करेंगे तो कैसे कैसे हो जाएगा बॉस? पहले प्रॉपर्टी तो समझो। डीएनए जो है भैया वो बड़ा लंबा है, डीएनए 2.2 मीटर का है, बड़ा मसला है। परंतु आपसे कहोगे कि यार परंतु नोट्स तो बनाना पड़ेगा ना बोर्ड के लिए, तो परंतु जो न्यूक्लियस है वो छोटा है, न्यूक्लियस का आकार छोटा है, न्यूक्लियस का आकार क्या है? छोटा है, बहुत ही छोटा है। पैक करना नहीं हो पाएगा, इतने में पैकिंग नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत की बात है। तो हमें उसकी पैकिंग करनी है, पैकिंग करनी है। तो पैकिंग करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि पहला पॉइंट आता है प्रोकैरियोटिक में। अरे कहो प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक में कुंडलन, अरे या मतलब उसमें कैसे होगा यार, क्या नाम है, इकोलाई में कैसे होगा? तो बहुत छोटी सी बात बताते हैं। डीएनए होता है अम्लीय, डीएनए क्या होता है? अम्लीय। डीएनए को हम डालते हैं थोड़ा सा यहां पर पॉलीएमीन, क्या डालते हैं? पॉलीएमीन। और मजे की बात बताएं कि डीएनए होता है अम्लीय और पॉलीएमीन होता है भैया क्षारीय। पॉलीएमीन क्या होता है? क्षारीय। और जो भी थोड़ा बहुत यहां पर मिलता है ये लोग कुंडलन करके बना लेते हैं, डीएनए और पॉलीएमीन जो हो जाता है डीएनए का कुंडलन, जिसी को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोइड।
इसी को अपन कह सकते हैं, यहां पर ये पार्ट आता है ये मतलब ये जो कंट्रैक्शन हुआ है ना, इसी को अपन कहते हैं कई बार जीनोपोर। जीनोपोर कहते हैं, जो पाया जाता है न्यूक्लियोइड में, न्यूक्लियोइड में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड में होगा, तो इसी को जीनोपोर कहते हैं। भैया बताओ किससे होगा, किससे होगा? पॉलीअमीन से। तो प्रोकैरियोटिक में भी संघनन होता होगा, तो डीएनए प्लस पॉलीअमीन, पॉलीअमीन होगा क्षारीय और ये है अम्लीय, दोनों मिलकर जीनोपोर बना लिए, और जीनोपोर जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड में हो गया और हमारी कहानी खत्म। समझ गए बात को? यहां पर जीनोपोर बनाता है ये प्रोकैरियोटिक में कुंडलन, किसकी वजह से? पॉलीअमीन की वजह से। और यह कहां होता है? यह कोशिका द्रव्य में होता है। कहां पर होता है जी? कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। एक बात और मैं बता दूं बेटा आप लोगों को, क्लासेस देख तो रहे हो पर इन क्लासेस पर बेस जो टेस्ट हैं वो कमेंट बॉक्स के ऊपर में डाल रखा है मैंने, उस लिंक पे जाओ और फटाफट जाकर सारे होमवर्क कंप्लीट करो। एक बात और, आरंभ बैच की आज आखिरी डेट है, तो अगर आप आरंभ बैच की आखिरी डेट पे आज उसे एनरोल कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, तो 50% ऑफ भी मिलेगा और हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ लाइव बैच आपको मिल जाएगी। अभी सिलेबस बहुत आगे नहीं बढ़ा है, अभी सिलेबस बहुत आगे नहीं गया, सर्वश्रेष्ठ लाइव बैच आपको मिल जाएगी 50% ऑफ में। और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो ऊपर के टेस्ट की लिंक है, आप जाकर उसमें जाकर दीजिए और आंसर फटाफट करिए। पॉलीअमीन केमिकल है बेटा, वो केमिकल जो क्षारीय प्रकृति का होता है, डीएनए के कुंडलन में मदद करेगा। गॉट माय पॉइंट? ऊपर जाइए, लिंक जाइए, उस फॉर्म को फिल करेंगे, आपको होमवर्क मिल जाएगा, आपको टेस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी, वो जाइए ऊपर फटाफट। चलिए जनाब अगले पार्ट में आते हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक में। किसमें बात करेंगे? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में डीएनए का कुंडलन, डीएनए का कुंडलन की यूकैरियोटिक में डीएनए का कुंडलन कैसे होता है। तो यूकैरियोटिक में डीएनए का कुंडलन कैसे होता है, आइए जानते हैं ये कैसे कैसे हो सकता है और इसके पीछे क्या क्या राज है। हाँ बताते हैं ना बेटा, राधा सिंह क्लास 11 की बायोलॉजी जो है वो दोपहर में 3 बजे होती है, दोपहर में 3 बजे होती है, ठीक है? हाँ जी 3 बजे होता है। अब आते हैं भाई यूकैरियोटिक में डीएनए का कुंडलन जो होता है वो कैसे होगा। तो यूकैरियोटिक में डीएनए का कुंडलन अगेन बताओ, डीएनए कैसा जी? डीएनए कैसा? अम्लीय, और हमें कुंडलन करने के लिए कैसा चाहिए? अम्लीय। और एक और बात, ऋणात्मक होता जी, ये क्या होता? ऋणात्मक होता है, ठीक है? हमें एक प्रोटीन चाहिए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। ये होता है क्षारीय और होता है धनात्मक। यार एकदम सीधा सा पॉइंट है कि किसी चीज को अगर बांधना हो ना तो उसके अपोजिट चीजों से बांधना चाहिए, दबाव बना रहता है। समझ रहे हो बात को? जो जैसा हो उसको दबाना हो तो यहां पर जो है, तो यहां पर बीच में दबाव बना रहता है। विपरीत को जोड़ दो ना तो दबाव बना रहता है, दोनों एक दूसरे से बढ़िया चिपके रहते हैं, लड़े रहते हैं, तो वो एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी रहती है। विपरीत है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, जो उसमें है वो इसमें है। इस दुनिया में हर एक चीज ये होती है। लोग कहते हैं ना कि हम इंसान ढूंढ रहे हैं जिससे हमारी वाइब्स मैच करनी चाहिए, जो हमारा मतलब एक जैसे हो। असल में एक जैसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती, विपरीत ढूंढना चाहिए। विपरीत, इस दुनिया में मनुष्यों के अलावा बाकी सब लोग विपरीत को ही ढूंढते हैं। अपोजिट पोल आर अट्रैक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, धनात्मक ऋणात्मक को अट्रैक्ट करता है, क्षारीय अम्लीय को अट्रैक्ट करता है। तो यार सेम वाइब्स कैसे मैच कर सकती है? वाइब्स अलग ही अलग रहेंगे। तो आपको भी यही करना है कि अगर आपका डीएनए मैच कराना है तो डीएनए जो है भैया अम्लीय है और ऋणात्मक है, अम्लीय और क्या है? ऋणात्मक है। लेकिन अगर आप हिस्टोन की बात करेंगे तो वो क्षारीय है और धनात्मक है। अब कहेंगे आप हिस्टोन क्या है, तो आप ये बताना यहां डीएनए का कुंडलन, डीएनए का जो कुंडलन होता है, डीएनए का कुंडलन होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से होता है, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से होता है।
और जब ये हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से होता है तो आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि कैसे कैसे बनता है। संघनन करने के लिए यहां पर डीएनए प्लस हिस्टोन बनता है, और जैसे ही डीएनए प्लस हिस्टोन बनता है उसे कहते हैं बेटा न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोसोम। यही संरचना का मॉडल है यूकैरियोटिक में डीएनए का कुंडलन, न्यूक्लियोसोम। और इसको जब अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना बेटा, किसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर डोरी में दाना, जैसे मोतियों की दाना होती है ना, डोरी में दाना मतलब जैसे लाइक आपके मोतियों की माला है और माला में जैसे दाने चमकते हैं ना, डोरी में दाना जैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है। तो इसके दिखाई देने के लिए आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियोसोम का मॉडल कैसे दिखाई देता है? बीट्स ऑन स्टिंग। धागा में जैसे मोती पिरोया हुआ है वैसा दिखेगा ये न्यूक्लियोसोम मॉडल, और उसके आधार पर हम चीजें करेंगे। लेकिन सबसे पहले पेड़ पर हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले हिस्टोन के बारे में। हिस्टोन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हिस्टोन कैसा दिखाई देगा। सबसे पहला हम हिस्टोन के बारे में जानते हैं भैया कि हिस्टोन कैसे दिखाई देता है। हिस्टोन कहां पाया जाता है बेटा? हिस्टोन जो है प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमेशा कहां पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य से फिर संघनन करवाने के लिए आता है विभाजन अवस्था में, जब केंद्रक नहीं होता, जब केंद्रक विपरीत अवस्था में होने लग जाता है। आपसे कभी पूछा जाएगा संघनन कब होता है, आप बताना संघनन जो है वो विभाजन प्रावस्था में होता है। ठीक है भैया, यहां तक बात समझ में आई? आइए समझते हैं हिस्टोन के बारे में। तो हिस्टोन भैया अलग अलग टाइप का होता है, H1, H2, H2 के दो टाइप, H2A, H2B, और होता है H3 और होता है H4। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। तो H1 जो है इसको कहते हैं बेटा लिंकर, ये असल में जोड़ने का काम करता है, तो लिंकर हिस्टोन है ये। बताऊंगा बाद में लिंकर कैसे काम करता है। H2, H2B, H3, H3 इसका 2 यूनिट मिलता है, 2 ठो ये मिलेंगे, इसकी 2 यूनिट मिलेंगी, S3 की 2 यूनिट मिलेगी, H4 की 2 यूनिट मिलेंगी, और कुल मिलाकर ये चारों जो होते हैं 4, 8 यूनिट बन गई। अब ये 8 यूनिट मिलकर 1, 2, 3, 4, उसके पीछे 5, 6, 7, 8, ऐसा 8 का एक गोला बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बेटा हिस्टोन का अष्टक। इसे हम कहते हैं हिस्टोन का अष्टक। इसे हमसे कहते हैं। ये कौन है यार? कल से लाइव नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कौन है ये आदमी? कौन है ये अफवाह उड़ा रहा है? मारो जोर से, हटाओ इनको यहां से, हटो वहां से। समझ रहे हो बात? कौन है ये लोग? ये कौन है बकवासी? अवस्थी क्यों फैला रहा है भाई बेमतलब का अफवाह? हाँ, पूरी लाइव क्लास होगी। कौन बोला नहीं होगी? वीडियो लाइक करो फटाफट। लाइक नाम लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास होगी, लाइक करो फटाफट। बेवजह का बकवास, पता नहीं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग। माय लॉर्ड, मैं कब बोला? अवस्थी जी मैं कब बोला ऐसा? अरे लाइव जो है उसके रिकॉर्डेड सेशन है, उनको देखो ना। उनको नहीं देखोगे क्या? मैं ये कह रहा हूं। मैं उनको देखो। पुराना जो पढ़ा है, 6वां चैप्टर चल रहा है, कोई बच्चा आज ही आया तो 6वां चैप्टर थोड़ी ना पढ़ेगा। और 6वां चैप्टर पढ़ रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पढ़ के आ मेरे भाई। है ये मतलब ये अलग टाइप के लोग हैं। ऐसे ही अफवाहें फैलती। इंडिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आदमी कुछ बोल रहा है, लोग सुन कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और बोलेंगे कुछ और। अच्छा ऐसा हो गया, इसीलिए उस दिन वो भूत वाली बात बताई थी मैंने। अपने मर्जी से कुछ भी बोल देंगे, अपने मर्जी से। दिया जल रहा है, पायल चमक रही है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हाँ अभी यहां ध्यान रखिए। हाँ जी चलो, तो ये होता है हिस्टोन का अष्टक। कितने लोगों से मिलकर बना है हिस्टोन का अष्टक? H2A, H2B, H3, H4 से मिलकर बना हुआ है। चलिए जनाब आ गए पॉइंट पे। अब हमारे पास ये हिस्टोन का अष्टक है, ये हिस्टोन का अष्टक है, ऐसा गोल गोल बना दिए। इनके ऊपर जो डीएनए होता है हमारा, वो जो डीएनए होता है वो यहां से आया, इधर गया, फिर इधर से इधर गया,
और घूम के आने के बाद फिर से इधर गया। अब इसमें होता क्या, ध्यान समझना। इस पॉइंट में असल में हमने क्या देखा, इस पॉइंट में हमने देखा कि इनके बीच में जो ज्वाइंट हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक मिनट फिर से बता रहा मैं, ध्यान देना मेरी बात को। ये हमारा स्ट्रक्चर है, मान लो हिस्टोन प्रोटीन है। अब इस स्टोन के ऊपर बाहर पे अपन को डीएनए को घुमाना है। तो डीएनए यहां से शुरू हुआ, ये इधर जाएगा, ठीक, इसको पूरा घूमेगा और घूमने के बाद ऐसा चला जाएगा। तो डीएनए जब घूम रहा है इनके बीच में, ये बात याद रखना, जब डीएनए घूम रहा है तो इनके बीच में 1.75 टर्न घूमता है। इसको और दूसरी भाषा में समझे तो मान लो ऐसा गोला गोला गोला, हमने गोला बना दिया, ये गोला बना दिया। अब इस गोला में अगर वो घूम रहा है तो यहां से शुरू हुआ था, एक बार घूमा, फिर गया और इधर आया। इसमें कहते हैं ये डीएनए हमारा घूम रहा है और इसी को कहते हैं 1.75 टर्न। इसी को अपन कहते हैं 1.75 टर्न कि कोई भी डीएनए, ये हिस्टोन है, हिस्टोन के बाहर यहां से यहां जाएगा, इसके बाहर घूमेगा, एक और चक्कर मारेगा और वापस आ जाएगा। इसको हम कहते हैं बेटा 1.75 टर्न। समझ में आई मेरी बात? तो यहां से डीएनए स्टार्ट हुआ और इन दोनों को बांधने वाला ये है बेटा हमारा H1। ये H1 लिंकर है, ये H1 लिंकर है। ये जो दिख रहा है ये अष्टक है और जो बाकी पूरा दिखाई दे रहा है ये है डीएनए। कितना घूमा है जी डीएनए? कितना घूमा है डीएनए? डीएनए घूम रहा है 1.75 टर्न। 1.75 टर्न में 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ये एक अकेला मॉडल क्या कहलाता है? आप कहना न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। इतनी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में इसी को ध्यान पे रखते हुए और आगे डिस्कशन करते हुए अगले पॉइंट पे हम इसको लेके चलेंगे कि न्यूक्लियोसोम बना है, अब ये बनते बनते कैसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है। पहले एक न्यूक्लियोसोम बना, फिर धीरे धीरे और क्वाइल्ड होगा, फिर धीरे धीरे और क्वाइल्ड होगा, फिर धीरे धीरे और क्वाइल्ड होगा और क्वाइल्ड होने के बाद आखिरी में क्रोमोसोम जैसा बनेगा। इसको अपन नेक्स्ट सेशन में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, रिवीजन करा के चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज की सभा यहीं पे समाप्त हुई। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और क्या, और आज आरंभ बैच की आखिरी डेट है, सो प्लीज फटाफट आप आरंभ बैच को ले सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। दोस्तों के साथ शेयर करो। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगी तो आप प्लेलिस्ट में देख देख कर सारी चीजों को समझ सकते हैं। कल शाम 6 बजे फिर से आपसे मिलेंगे और शाम को 6 बजे न्यूक्लियोसोम और नई चीज पढ़ेंगे, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे, कब, कहां, कैसे शुरू हुई, उन सब विषयों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, लव यू ऑल, अपना बहुत ध्यान रखें, बाय बाय। और टेलीग्राम पे आप आज का PDF प्राप्त कर सकते हैं योगेश सर बायोलॉजी पे।